गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग नर्सिंग यूट्यूब चैनल पे। अपकमिंग नर्सिंग एग्ज़ाम आ रहे हैं, उसके लिए आज हम एमसीक्यूज़ की सीरीज़ देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, अ नर्स इन एंटीनेटल patient examines patients which client amongst the following will have more chances of developing PIH। प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन डेवलप्ड होने की सबसे ज़्यादा चांसेस किस क्लाइंट में हो सकते हैं, ये पूछा है। फर्स्ट ऑप्शन प्राइमी ग्रेविडा हु इज़ ओबेज, सेकेंड मल्टीपैरा हु इज़ 31 ईयर ओल्ड, थर्ड मल्टीपैरा who has had more than 6 previous pregnancies, and last primary gravida who took OCPs 3 months back. And the correct option is option number A, primary gravida who is obese have the more chances to develop the PIH, means pregnancy induced hypertension। तो रीज़न क्या है? प्राइमी ग्रेविडा एंड ओबेसिटी both are the risk factor for PIH. PIH is more common in age less than 20 years or greater than 35 years. Rest, none of the options given in the questions are risk factor for PIH. If twin pregnancy or Rh negative pregnancy are and molar pregnancies are also risk factor for the PIH. Then there are two syndromes which are risk factor for PIH. These are anti-phospholipid antibody syndrome and metabolic X syndrome. Then next question, a client arrives at a hospital at 38 weeks gestation with profuse vaginal bleeding. She states that it occurred suddenly without any contractions. Which condition may be the client be experiencing that may require immediate attention? 38 वीक जेस्टेशन की क्लाइंट है और वो आए हैं विथ कंप्लेंट ऑफ वजाइनल ब्लीडिंग विदाउट कॉन्ट्रैक्शन एंड सडनली ब्लीडिंग स्टार्ट हुई है। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे? फर्स्ट प्लासेंटा प्रीविया, सेकेंड एब्रुप्शो प्लासेंटा, थर्ड रप्चर्ड यूटेरस एंड लास्ट कंसील्ड एब्रुप्शो। एंड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, प्लासेंटा प्रीविया। रीज़न बिहाइंड दिस इज this patient is having sudden bleeding at 38 weeks without any other symptoms and without contractions. It is clear-cut case of placenta previa. In case of abruptio revealed variety, patient will have bleeding and pain in abdomen and uterine contraction, whereas in concealed variety there will be pain in abdomen more, less bleeding and uterine contraction will be present. तो प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्रुप्शो प्लासेंटा जो है, ये दोनों कंडीशन एंटीपार्टम हैमरेज के रिलेटेड है। एंटीपार्टम हैमरेज इन दो कंडीशन की वजह से होता है। देन प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है? प्लासेंटा जो होता है वो लोअर लाइनिंग ऑफ यूटेरस में प्रेजेंट होता है एंड इसमें क्या होता है? पेन नहीं रहता पर ब्लीडिंग रहती है। एंड सेकेंड एब्रुप्शो प्लासेंटा में क्या होता है? प्लासेंटा जो है वो रिटेन होता है बिफोर टर्म एंड इसमें पेन रहता है पर ब्लीडिंग कम रहती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट टेल्स अ नर्स in prenatal clinic that she has vaginal staining but no pain. Her menstrual history reveals amenorrhea for last 2 months and pregnancy confirmation after her missed period. On examination, os is closed and uterus corresponds to 8-week size.
Nurse suspects spontaneous abortion. What type of abortion should be suspected in this case? First, इस कंडीशन में क्या हुआ है, 2 मंथ से पीरियड्स नहीं आए हैं एंड सडनली स्टेनिंग दिख रहा है एंड विदाउट पेन, और प्रेगनेंसी कंफर्म्ड हुई है. तो जब एग्ज़ामिनेशन किया तो ऑस क्लोज था एंड यूटेरस जो था वो 8 वीक्स साइज़ का मिला ऑन द पाल्पेशन. देन नर्स ने सस्पेक्ट किया कि स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है. तो स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन के भी बहुत सारे टाइप हैं. तो हमें पूछा है ये किस कंडीशन का अबॉर्शन होगा, कौन से टाइप का होगा. तो फर्स्ट मिस्ड, सेकेंड थ्रेटन, थर्ड इनवाइटेबल एंड लास्ट इनकम्प्लीट. एंड करेक्ट ऑप्शन इज थ्रेटन. थ्रेटन अबॉर्शन है ये. क्यों? क्योंकि ऑन पाल्पेशन 8 वीक्स का यूटेरस करस्पॉन्ड हुआ और 2 मंथ्स मीन्स 2 मंथ से प्रेगनेंसी कंसीव हुई है. तो 2 मंथ्स में 8 वीक का साइज़ इज़ नॉर्मल, मीन्स फीटस जो है वो इन द वूम है, इसलिए इसे थ्रेटन कहा है. देन रीज़न देखते हैं. The patient is having vaginal staining but no pain. Her pregnancy is 8 weeks, 2-month amenorrhea, and the size of uterus is 8 weeks and os is closed. All these leave no doubt that it's case of threatened abortion. In inevitable abortion and complete os is open. Then in missed abortion, os is closed but height of the uterus is smaller than the period of gestation. Then next question, a few hours after being admitted to the hospital with a diagnosis of inevitable abortion, a client at 16 weeks gestation begins to experience bearing down sensation and sudden expulsion of the product of conception in bed. What should the nurse do first? क्लाइंट को कुछ आवर्स हुए हैं एडमिट हुए और वो इनवाइटेबल अबॉर्शन से डायग्नोस्ड हुए हैं. 16 वीक्स ऑफ जेस्टेशन हुए थे, बट सडनली क्लाइंट फील द बियरिंग डाउन एफर्ट एंड सडन एक्सपल्शन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ऑफ द बेड. अब इस टाइम पे नर्स ने पहले क्या करना है? फर्स्ट नोटिफाई the healthcare provider, second administer the prescribed sedative, third take the client to operative room, and last check the patient fundus for firmness. तो फर्स्टली नर्स ने पेशेंट का फंडस चेक करना है कि फर्मनेस प्रेजेंट है कि नहीं. इसके पीछे रीज़न क्या है? Since the patient was a known case of inevitable abortion, so she had to expel the products of conception. This was expected. Hence, the nurse has to notify the healthcare provider, but that is not the priority action. The priority action is to palpate the uterine fundus for firmness, which indicate effective uterine tone. If uterus is not firm, it is hypotonic, then hemorrhage may occur. Hence, first step is to check the potential hemorrhage and then inform the care provider. तो फर्स्टली ये ऑलरेडी डायग्नोस्ड है इनवाइटेबल अबॉर्शन के लिए, इसलिए एक्सपल्शन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन होना ही था. लेकिन अब हमें क्या करना है? हमें आगे जो आने वाले कॉम्प्लिकेशन है उनको प्रिवेंट करना है. इसके लिए फर्स्टली नर्स क्या करेंगे? यूटेरस जो है वो यूटेरस का फंडस जो है अगर वो फॉर्म है या नहीं ये चेक करेंगे, जिससे हम हैमरेज अवॉइड कर सकते हैं. देन नेक्स्ट क्वेश्चन,
A client with the diagnosis of severe preeclampsia is admitted to the hospital from the emergency department. What precautions should the nurse initiate? क्लाइंट है जो सीवियर प्रीक्लाम्शिया से एडमिट हुई है इन एमरजेंसी डिपार्टमेंट, तो हमें कौन सी प्रिकॉशन लेनी चाहिए एज अ नर्स? तो फर्स्ट ऑप्शन, पैड द साइड रेल्स ऑन द बेड, देन प्लेस द कॉल बटन नेक्स्ट टू द क्लाइंट, थर्ड, हैव ऑक्सीजन मास्क अवेलेबल, लास्ट, assign the nursing assistant to stay with the client. And correct option is option number A, pad the rails on the bed. रीज़न क्या है इसके पीछे? प्रीक्लम्शिया है, वो भी सीवियर है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनको सीज़र आएंगे, और मदर प्रेग्नेंट है, तो अगर सीजर्स आते हैं और अगर वो गिर जाते हैं तो इट विल बी डेंजरस फॉर द मदर एज वेल एज द बेबी। इसलिए फ़र्स्ट क्या करना है, नर्स ने सबसे ज़्यादा प्रिकॉशन कौन सी लेनी चाहिए? जो उनके साइड रेल्स है बेड के, उन्हें पैड करना चाहिए, जिससे क्या होगा, जो फॉल इंजरी है वो प्रिवेंट कर सकते हैं अगर सीज़र आते हैं तो इसमें क्या दिया है, पैडिंग द रेल्स प्रिवेंट इंजुरी ड्यूरिंग द tonic phase of the seizure and hence should always be done when a patient of severe preeclampsia is admitted. Although some client may have aura before a seizure, there is not enough time for using the call button. Oxygen is useless during a seizure when airway of the patient get blocked with tongue falling back. Option D, impractical and inappropriate. Then next question, what nursing intervention is a specific for the client with cardiac problem who are in active labor? पेशेंट जो है वो एक्टिव लेबर में है और स्पेसिफिक इनके लिए इनको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो इनके लिए नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? फर्स्ट, encouraging frequent voiding, second, monitoring the BP hourly, third, auscultating the lungs for crackles or crepitations every 30 minutes, and last, helping to turn from side to side every 15 minutes. And correct option is ausculting the lungs for crackles or crepitations every 30 minutes. Reason behind this is patient with heart disease have the maximum chances of heart failure to immediate postpartum period followed by at the time of labor. Hence, during labor and after delivery, the possibility of heart failure should be kept in mind, and presence of crepitations or crackles indicate pulmonary edema. Hence, auscultation of the lungs is very important and specific in patient with heart disease. क्या बोला है, कार्डियक प्रॉब्लम है तो पेशेंट में आफ्टर डिलीवरी या फिर ड्यूरिंग पोस्टमार्टम पीरियड हार्ट फेलियर होने की चांसेस ज़्यादा है, इसलिए ड्यूरिंग लेबर एंड आफ्टर डिलीवरी हमें कंटिन्यू ऑस्कल्टेट करना है लंग्स को, जिससे हमें क्या पता चलेगा, पल्मनरी एडिमा पता चलेगा अगर क्रैकल या फिर क्रेपिटेशन साउंड होगा तो, एंड इट हेल्प अस टू मैनेज द पेशेंट कंडीशन. Then next question, which sign or the symptom leads a nurse to suspect that the client has the tubal pregnancy? कौन सा साइन है जो हेल्प करता है कंफर्म करने के लिए या फिर सस्पेक्ट करने के लिए कि client have the tubal pregnancy? First, a painful mass centered in the abdomen. Second, lower abdominal cramp for 1 week. Third, a sharp lower right or left abdominal pain radiating to the shoulder. Third, leukorrhea or dysuria for a few days after the first missed period. And correct option is option number C, a sharp lower right or left abdominal pain radiating
टू द शोल्डर। अगर ट्यूबल प्रेगनेंसी रही तो ट्यूबल मीन्स फैलोपियन ट्यूब में अगर बेबी की ग्रोथ हो रही है तो उसे हम ट्यूबल प्रेगनेंसी कहते हैं। और एक टाइप है एक्टोपिक प्रेगनेंसी का जो मोस्ट कॉमन टाइप है। देन रीज़न है द मोस्ट स्पेसिफिक साइन ऑफ द एक्टोपिक प्रेगनेंसी इज़ पेन इन द एब्डोमेन वेदर इट इज़ रप्चर्ड और अनरप्चर्ड ectopic. The unruptured ectopic pain is due to stretching of the fallopian tube, and ruptured ectopic is due to the blood collection in the peritoneum. The pain of the ectopic pregnancy is toward the side of ectopic pregnancy is located in unruptured ectopic. अनरप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होता है, जहाँ प्रेगनेंसी या जहाँ बेबी कंसीव ग्रोथ हो रहा है उस लोकेशन पे पेन होता है। और रप्चर्ड प्रेगनेंसी में, रप्चर्ड एक्टोपिक में पेन इज़ इन एब्डोमेन एंड ऑल्सो इन द शोल्डर एज अ ब्लड कलेक्शन इन द पेरिटोनियम इरिटेट्स द डायफ्रागम कॉजिंग रेफर्ड पेन इन द शोल्डर टिप। और अगर रप्चर्ड एक्टोपिक रहा तो पेन का होता है एब्डोमेन एंड शोल्डर पे। देन ऑप्शन नंबर ए में क्या था, पेनफुल मास सेंटर्ड इन एब्डोमेन। ये इनकरेक्ट है बिकॉज एक्टोपिक में नो पेनफुल मास। देन ऑप्शन नंबर बी, लोअर एब्डोमिनल क्रैम्प्स for 1 week, incorrect, as in ectopic pain is constant in nature and not cramping. Option number C is the correct. The next question, a nurse is assessing a client with a tentative diagnosis of hydratiform mole. Which clinical finding should the nurse anticipate? First, hypotension. Second, decreased fetal heart rate. Third, unusual uterine enlargement. And last, painless heavy bleeding. And correct option is C, unusual uterine enlargement. In case of hydratiform mole, there is a trophoblast proliferation and tropoplastic tissue fills up the uterus. The height of the uterus is more than the period of amenorrhea. Means अगर 2 month का होगा प्रेगनेंसी तो वो 3 month की दिखेगी। Due to excessive human chorionic gonadotropin production by the trophoblast, patient has excessive nausea and vomiting. Increase the chances of PIH, presence of theca lutic cyst in ovary and hyperthyroidism. So unusual uterine enlargement in any patient should divert attention toward the hydratiform mole. The next question, a client visiting a prenatal clinic for the first time asked the nurse about the probability of having twins because her husband is one of a pair of fraternal twins. What is appropriate response by the nurse? ANC क्लिनिक में क्लाइंट आई है और उनका डाउट है कि उनके हस्बैंड जो है वो वन ऑफ द पेयर हैं फ्रैटर्नल ट्विंस के, तो उनको भी चांसेस है क्या ट्विंस होने के, और है तो कितने चांसेस है। तो नर्स का रिस्पॉन्स इस पे क्या होना चाहिए। फर्स्ट, अ सोनोग्राफ विल कंफर्म इफ देयर इज़ अ ट्विन प्रेगनेंसी। सेकेंड, देयर इज़ अ 25% प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ट्विंस। थर्ड, द हस्बैंड हिस्ट्री of being a twin increase the chance of having twins. And last, there is no greater probability of having twins than in the general population. And correct option is there is no greater probability of having twins than in the general population. For solving this question, you will have to understand the factors leading to the twin pregnancy. करेक्ट है, हमें पहले ट्विन प्रेगनेंसी क्या होती है, कैसे होती है, उसके रिलेटेड फैक्टर्स मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट,
Dizygotic twins or fraternal twins incidence varies from region to region. Maximum incident is in Nigeria, 1 in 20 pregnancies. जो डाइजाइगोटिक ट्विंस है या फिर फ्रैटर्नल ट्विंस है ये रीजनल है, मीन स्पेसिफिक रीजन में ये प्रेजेंट होते हैं. जैसे नाइजेरिया में 20 प्रेगनेंसी. देन सेकेंड है इंसिडेंस डिपेंड ऑन मैटरनल एज. Increased maternal age leads to the twin pregnancy, the maximum being between the age of 30 and 35 years. The incidence of twins is markedly reduced thereafter. Most of कब देखने को मिल सकती है ट्विन प्रेगनेंसी? जब मदर की एज 30 to 35 ईयर्स होगी तब, उसके बाद नहीं, चांसेस कम हो जाते हैं. देन थर्ड फैक्टर क्या है? इंक्रीज पैरिटी. That is, if the incident is increased with increasing parity, especially from fifth gravida onwards. Then last, iatrogenic means drug used for the induction of ovulation may produce multiple fetuses to extent of 20 to 40% following gonadotropin therapy, although to lesser extent 5 to 6% following clomiphene citrate. मीन्स जो अगर मदर को पहले ड्रग दिए जा रहे थे ओवुलेशन के लिए, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एक साथ दो ओवम जो है वो रिलीज़ हो गए और कंसीव हो गए, फर्टिलाइजेशन हो गया 2 ओवम का, तो इस ड्रग की वजह से ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं. इसलिए मैटरनल साइड जो ट्विनिंग हिस्ट्री रहती है विच कैन लीड टू द ट्विन प्रेगनेंसी फीमेल, नॉट पैटर्नल साइड हिस्ट्री. और स्पेसिफिकली मदर के साइड की अगर हिस्ट्री रही ट्विन प्रेगनेंसी की तो चांसेस रहते हैं ट्विन प्रेगनेंसी होने के. फादर के साइड की जो चांसेस है वो नहीं रहते. इन इंसिडेंस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विंस रिमेन द सेम, 1 in 250 प्रेगनेंसीज थ्रू आउट द वर्ल्ड. और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगे. इसके चांसेस 250 प्रेगनेंसी में से 1 प्रेगनेंसी में ऐसे देखने को मिलता है. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट एट 9th weeks of gestation asked the nurse in prenatal clinic if she can have the chronic villi sampling done at the visit. At what week of gestation should the nurse response be the best time for the test? क्रोनिक विलाय सैंपल लिया है 9 वीक्स में, तो अब नेक्स्ट टाइम कब लेने वाले हैं ये पूछा है. तो नर्स का रिस्पॉन्स क्या रहेगा? फर्स्ट ऑप्शन 8 वीक्स एंड लेस दैन 10 वीक्स, सेकेंड 10 वीक्स एंड लेस दैन 12 वीक्स, थर्ड 12 वीक्स एंड लेस दैन 14 वीक्स, एंड लास्ट 14 वीक्स एंड लेस दैन 16 वीक्स. And correct option is option number B, 10 weeks and less than 12 weeks. The best time for the chorionic villi sampling is 11 to 13 weeks. It is done in the first trimester. कोरियोनिक विलाय सैम्पलिंग जो होता है उसका बेस्ट टाइम क्या है? 11 to 13 वीक्स, वो भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में. देख, it should never be done at less than 10 weeks as chances of oromandibular limbs defect occur in fetus when chorionic villi sampling is done at less than 10 weeks. और जो कोरियोनिक विलाय सैंपल है वो 10 वीक्स के पहले नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से क्या हो सकता है, फीटस में ऑरोमैंडिबुलर लिम्ब डिफेक्ट फॉर्म होने के चांसेस रहते हैं. इसलिए 10 वीक्स के पहले कोरियोनिक विलाय सैंपल नहीं लेना है. और
करेक्ट टाइम आंसर है फिर 10 to 12 वीक्स, ऑप्शन नंबर बी। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।